हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। ईवीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति टॉपिक का पार्ट 2। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसको मैंने क्लियर करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें से देख सकते हो। वो देखना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लेवल पे यानी केवीएस पीआरटी के लेवल पे बनते हैं। लेकिन अब हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ जानना, क्योंकि बहुत से एग्जाम, चाहे वो केवीएस पीआरटी हो, DSSS हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, राष्ट्रपति इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, एक राष्ट्रपति ऐसा है जो हर जगह देखने को मिलता है। तो हमें इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये है इंपॉर्टेंट। सो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम पढ़ने वाले हैं आज राष्ट्रपति की शक्तियाँ या पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर तो बहुत है, लेकिन क्या वो सच में इतना शक्तिशाली है जितनी उसके पास पावर है? तो एक तरीके से मैं एक मुहावरा बोल सकता हूँ कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस तरीके से हो सकता है। बिकॉज हमारे देश में प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल होता है और राष्ट्रपति कम, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है। सो राष्ट्रपति के पास ये पावर है जितनी भी यहाँ पे दी हुई है, जिसमें है कार्यकारी शक्तियाँ यानी एग्जीक्यूटिव पावर, इसको आप कार्यपालिका की शक्ति भी कह सकते हो। विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर, ये सबसे बड़ी पावर है इनके पास। न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर, वित्तीय शक्ति फाइनेंशियल पावर, सैन्य शक्ति मिलिट्री पावर, राजनयिक शक्ति यानी डिप्लोमेटिक पावर, और आपातकालीन शक्ति यानी इमरजेंसी पावर। ये कुछ पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास। इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन निकलते हैं, तो हमें इसको क्लियर करना है। एक बार हमारा ईवीएस का जितना भी टॉपिक खत्म होता है, सारी चीज़ें खत्म होती है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें आप अपनी नॉलेज को एनहांस करेंगे, कितना आप सीखे। सो जुड़े रहिएगा मिशन केवीएस से। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर। लेट्स सी द एग्जीक्यूटिव पावर की एग्जीक्यूटिव पावर में उनके पास होता क्या है। तो आर्टिकल 77 में खास तरीके से कहा गया है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। यानी इससे क्या पता चलता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, बल्कि वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, लोकसभा और राज्यसभा वाले चैप्टर में, तो उस चैप्टर को भी अच्छे से देख लेना। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा कभी भी राष्ट्रपति खुद अपने हाथों से नहीं चुनता कि हमें हमें भाई इसको बनाना है, इसको वोट देकर बनाना, नहीं। जनता प्रधानमंत्री को चुनती है, फिर जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है राष्ट्रपति के थ्रू। फिर प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को कि उसको अपने मंत्रिमंडल में कौन कौन चाहिए, तब राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करवाते हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर कर लेना दिमाग में। इसके बाद आर्टिकल 76 मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ही बनता है। जितने भी वन लाइनर है, इसको एक नंबर का क्वेश्चन ही मान के चलना। आपको जब ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो ये सारे करेक्ट ऑप्शन आप तुरंत फाइन कर दोगे, ग्रीन लाइट जल जाएगी आपके उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को संघ यानी केंद्र के मामले में, यूनियन या संघ या केंद्र के मामले में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। एज लाइक अ प्रिंसिपल, जिसको अपने टीचर्स से, स्टाफ से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि भाई टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी सूचना प्राप्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। ठीक है। आर्टिकल 148 राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये महालेखा परीक्षक और महानियंत्रक की नियुक्ति की जाती है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आप ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको राष्ट्रपति टिक कर देना है। ठीक है। नोट, जितने भी नोट लिखवाऊंगा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना, क्योंकि ये करंट अफेयर के टॉपिक भी बन सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में सीएजी राजीव महर्षि हैं। तो वर्तमान में कौन है? सीएजी यानी महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि। ठीक है। आर्टिकल 155 राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। सेशन बाइलिंगुअल रहेगा, बिना टेंशन के देखिए। आर्टिकल 316 यानी 316 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिसके लोग एग्जाम देते हैं, लगे रहते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके, उन और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो यूपीएससी के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना। याद रखना, वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद सक्सेना है। आर्टिकल 324 राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग का गठन यानी इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन
मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और इलेक्शन कमीशन को चुनावी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, इलेक्शन कमीशन का कोई इलेक्शन नहीं होता जिसको हम चुनते हैं, नहीं, इनको राष्ट्रपति चुनता है ताकि ये चुनाव करवा सके पूरे देश में, ध्यान रखना। नोट, वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, याद रखना। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी SC ST OBC के लिए एक आयोग बना सकते हैं राष्ट्रपति, और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के हाथ में, ये उनकी एक पावर है। ये भी जितने भी पॉइंट है उनको एक MCQ के बिहाफ पर मान के चलो एक माइंडसेट बना लो कि ये जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं MCQ पढ़ाए जा रहे हैं बस वन लाइनर में। तो जब आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो आप करेक्ट करते जाओगे। ठीक है, अब आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर। ये बहुत बड़ी पावर है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं क्योंकि केंद्र की विधायिका को क्या कहते हैं, संसद, और संसद के 3 अभिन्न अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। मैंने लोकसभा राज्यसभा क्लियर कर दिया, अब मैं राष्ट्रपति क्लियर कर दूंगा तो हमारी विधायिका क्लियर हो जाएगी। फिर हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकसभा, सॉरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों क्लियर हो जाएंगे और आपका पहला टॉपिक जो है वो ढंग से पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लोकल बॉडी, स्टेट बॉडी, ये हम कर चुके हैं। आर्टिकल 79, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। जैसे मैंने अभी कहा, अमूमन लोग कहते हैं कि संसद में 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति को हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कोई भी बिल तभी पास होगा जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे। आर्टिकल 87, हर लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र, जो पहला सेशन होता है, और हर साल का पहला सेशन, वो राष्ट्रपति द्वारा ही दोनों सदनों के साथ संयुक्त संबोधित किया जाता है। यानी उनको संबोधित कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं दोनों सदनों को पहले सत्र में, यानी ईयर का फर्स्ट जो असेंबली होती है, पहला सत्र होता है, और या फिर संसद का पहला सत्र, उसमें राष्ट्रपति संबोधित करते हैं लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से, यानी एक साथ। आर्टिकल 80 कॉलम 1, इसमें क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आपको ये जानकारी होगी कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से 12 सदस्य चुनता है राज्यसभा के लिए। अब आप देखते हो राज्यसभा में फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, देखने को मिलते हैं, ये इनके कोई चुनाव थोड़ी ना होता है, ये अक्सर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा पहुंचाए जाते हैं इनके कला विज्ञान वगैरह क्षेत्र के काम की वजह से। अब आर्टिकल 80(3) में क्या लिखा है कि ये 12 लोग कहाँ से चुने जाएंगे, ये चुने जाएंगे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से। ठीक है, आर्टिकल 331 राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है। आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, हमें जो आंग्ल लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की जरूरत होती है जिनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुनते हैं। इन एंग्लो इंडियन को एज अ आरक्षण मिला हुआ है। जब आज़ाद हुआ था भारत तो 30,000 के आसपास एंग्लो इंडियन भारत में रह गए थे। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनकी माता या पिता भारतीय हो और दूसरा ब्रिटिश से संबंध रखता हो, तो उनसे जो संतान पैदा हुई एंग्लो इंडियन कहलाएगी। तो इनकी संख्या करीबन 30,000 के आसपास थी स्टार्टिंग में, तो इनको आरक्षण दिया गया है कि 2 सीट तो लोकसभा में राष्ट्रपति चुनेंगे। और विधानसभा में आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल चुनता है 1 एंग्लो इंडियन। तो ये चीज़ याद रखना, राज्यपाल वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 85, राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत का मतलब होता है स्टार्टिंग करता है, शुरू करता है, और सत्रावसान यानी समापन यानी एंडिंग करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को विघटित, समाप्त या भंग भी कर सकता है, पूरा उनका कार्यकाल खत्म भी कर सकता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब गठबंधन की सरकार बनती है और गठबंधन अंदर ही अंदर आपस में टूट रहा हो, तो सरकार को ऐसा लगता है कि अब सरकार नहीं रहेगी, तो वो राष्ट्रपति को बोल देती है कि आप हमारी ये लोकसभा को भंग कर दीजिए और नए सिरे से दोबारा चुनाव की घोषणा करवाइए। ठीक है, तब ये लोकसभा भंग होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, नोट, लोकसभा स्थगित करना और लोकसभा विघटित यानी समाप्त करना, इस दोनों में बहुत अंतर है। जब हम बात करते हैं लोकसभा विघटित करना, भंग करना या समाप्त करना, तो हम बात करते हैं पूरी की पूरी लोकसभा खत्म करके दोबारा नए सिरे से चुनाव करवाना। लेकिन जब बात होती है लोकसभा स्थगित करना, तो लोकसभा स्थगित करना होता है यानी उसकी मीटिंग को खत्म करना, लोकसभा की बैठक को स्थगित करना, उसकी बैठक को रोक देना कुछ दिनों के लिए। और यह अधिकार किसके पास होता है, अध्यक्ष के पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 86, राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी एक सदन या एक साथ दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं और कोई भी संदेश भेज सकते हैं। कभी कभी ऐसे मौके लग जाते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी हो राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति किसी भी एक सदन या दोनों सदन को एक साथ संयुक्त रूप से एक ग्रुप में पूरे लोकसभा राज्यसभा को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, उनको अटेंड कर सकते हैं दोनों को। आर्टिकल 108, किसी साधारण विधेयक को
लेकर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर मतलब मतभेद हो जाए, और ये बिल होना चाहिए साधारण विधेयक, याद रखना, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक यानी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, यानी दोनों पार्टियों के साथ नहीं बुलाया जाता। याद रखना, दोनों सदनों को। सिर्फ साधारण बिल के लिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, और जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो ज़्यादातर फैसला लोकसभा के पक्ष में जाता है, क्योंकि उनकी नंबर ज़्यादा है, राज्यसभा के नंबर कम है। अब कितनी बार बुलाया गया अब तक संयुक्त अधिवेशन? बेसिकली 3 बार बुलाया गया। एक बार दहेज निरोधी विधेयक 1961, एक बार बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978, एक बार आतंकवाद निरोधी विधेयक 2002। हमारी संसद में जो भी बिल आते हैं वह कानून तभी बनते हैं जब राष्ट्रपति उस पर साइन यानी हस्ताक्षर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पावर है राष्ट्रपति की। अगर वो साइन करते हैं तो वो एक अधिकार, या जो एक बिल है वो एक कानून का रूप ले लेता है। एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें बिल कानून का रूप कब लेगा? बिल एक कानून का रूप तभी लेगा जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देंगे। अब आर्टिकल 111 क्या कहता है? आर्टिकल 111 कहता है कि जब वो कोई बिल पास होकर दोनों सदनों में राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास उस बिल को लेकर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तब राष्ट्रपति के पास उस बिल को लेकर 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वो कानून बन जाएगा। अगर बिल पास होकर आया है, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो वो कानून बन जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति उसे एक बार फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे, भाई दोबारा इसको ठीक ठाक कर लो, गलतियां सुधार लो और वापस लेके आओ। लेकिन राष्ट्रपति कभी भी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ओके। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रपति जो सदन से बिल पास होकर आया है उसको अपने पास सुरक्षित रख ले, यानी पॉकेट वीटो का यूज कर ले। अब ये पॉकेट वीटो क्या होती है हमें आगे पढ़ेंगे। ऐसा राष्ट्रपति तब करते हैं पॉकेट वीटो का यूज जब उन्हें लगता है कि कोई बिल असंवैधानिक है और इससे देश के लोगों का मौलिक अधिकार वगैरह का हनन हो सकता है, संविधान का हनन हो सकता है, तो उसको अपने पास पॉकेट वीटो के रूप में रख लेते हैं। कोई रिस्पॉन्स ना देने पर सदन के लोग समझ जाते हैं कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का यूज किया है। ओके। अब लेट्स रीड वीटो पावर ऑफ आवर प्रेसिडेंट। इंडिया के वैसे अमूमन जनरली वीटो पावर 4 होती हैं, बट हमारे राष्ट्रपति यानी इंडिया के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर 3 है। याद रखना, तुमसे पूछ सकता है कि कौन सी वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो उसका डिस्कस करेंगे अभी। अत्यंतिक निषेधाधिकार या एब्सोल्यूट वीटो, सबसे पहला वीटो है राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग तब करते हैं जब कोई विधेयक दोनों सदन में पास हुआ हो पर राष्ट्रपति के उस विधेयक पर नजर पड़ने से पहले सरकार गिर गई, तब नई सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति उस विधेयक को रद्द कर सकते हैं। अमूमन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई किसी सरकार ने सदन में बिल को पास करके राष्ट्रपति तक सिग्नेचर के लिए भेजा, अब राष्ट्रपति की उस पर नजर ना पड़ी किसी कारणवश और सरकार उनकी मान लो गठबंधन की थी वो गिर गई, तब ऐसे में क्या हो सकता है जो नई सरकार बनेगी तब वो सरकार सलाह दे सकती है उस बिल को रद्द करने के लिए। तब राष्ट्रपति उस बिल को रद्द करने के लिए अपनी एब्सोल्यूट वीटो का यूज करेंगे और पूरी तरीके से उस बिल को बर्खास्त कर देंगे। ओके। इसके बाद आता है सस्पेंसिव वीटो, निलंबकारी निषेधाधिकार। निलंबकारी निषेधाधिकार में क्या होता है, जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक यानी बिल को पुनर्विचार के लिए भेजता है, भाई इस बिल पे दोबारा विचार करिए और वापस लेके आइए एक बार, तो उसको क्या कहते हैं निलंबकारी निषेधाधिकार यानी सस्पेंसिव वीटो। इसके बाद आता है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो भी कहते हैं इसको। इसका क्या यूज होता है, जब राष्ट्रपति संसद के द्वारा पास बिल को ना ही ना करे और ना ही हाँ करे, तब ऐसे में माना जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, ना ही अपनी तरफ से हाँ बोले ना ही अपनी तरफ से ना बोले, तो लग जाता है कि हाँ भाई इसने पॉकेट वीटो का यूज कर लिया है। ओके। तो ऐसा तब होता है जब कोई बिल असंवैधानिक हो। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देने जा रहा हूं। नोट, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने, एक राष्ट्रपति थे, भारतीय डाक बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने इस पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल क्यों किया, इससे ऐसा क्या संविधान का उल्लंघन हो रहा था? इसमें यह था कि कह दिया गया था कि भाई अब डाकिया जो है वो किसी के भी पर्चियों को या डाक को पढ़ सकता है, तो ऐसे में स्वतंत्रता की, राइट टू प्रिवेसी भंग हो रही थी, यानी मौलिक अधिकार भंग हो रहे थे। तो ऐसे में इसको राष्ट्रपति ने जेबी वीटो के पावर से अपनी जेब में डाल लिया और ये बिल पास नहीं हुआ। क्वालिफाइड वीटो, ये वीटो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। याद रखना, अगर तुम्हें ऑप्शन आए कि इनमें से कौन सी वीटो पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो सस्पेंसिव है, एब्सोल्यूट है, पॉकेट वीटो है, लेकिन क्वालिफाइड वीटो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर नहीं कर सकते। याद रखना, राष्ट्रपति पॉकेट कोई भी वीटो का प्रयोग धन विधेयक और संशोधन विधेयक पर नहीं कर सकते। ओके। आपको
अब इसके बाद आता है आर्टिकल 123। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। देखो, संसद के पूरे साल में 3 सत्र होते हैं, लेकिन मान लो अगर 3 सत्र ना लगे हो या संसद ना लगी हो, तब ऐसे में देश को किसी कानून की जरूरत है और वो कानून बनाने के लिए संसद चाहिए। अब संसद है नहीं तो वो कानून कैसे बनेगा? ऐसे में राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करके अस्थायी रूप से एक कानून को बना देते हैं। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो स्टार्टिंग के कुछ सप्ताह में उस बिल को पास होना पड़ता है, तब तक के लिए ऑर्डिनेंस जारी रहता है। ओके, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। राष्ट्रपति की न्याय शक्ति यानी जुडिशियल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पावर है देखते हैं, लेट्स सी। आर्टिकल 143, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी न्यायिक मामले में सलाह ले सकता है, लेकिन याद रहे सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहे तो दे सकती है, नहीं देना चाहती तो नहीं दे सकती। राष्ट्रपति सलाह लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो उनकी सलाह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। ओके, तो दोनों फ्री हैं बिल्कुल। आर्टिकल 124, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों को चुनता है। याद रहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। आर्टिकल 217, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है, यानी सर्वोच्च के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उच्च न्यायाधीशों की भी, उच्च न्यायालय के, सॉरी। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। अब राष्ट्रपति को माफ करने यानी क्षमादान की, फॉरगिवनेस की शक्तियां कुछ प्रदान की गई हैं। अब वो क्या शक्तियां हैं, 5 कॉलम में बटी हुई हैं। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके बारे में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति की इस शक्ति में क्या बताया गया है, ऐसे क्या बताया गया। तो वो जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ओके, पहली इनकी शक्ति आती है क्षमा करने की शक्ति। इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के सारे आरोपों से उसको क्षमा यानी बरी कर देता है। उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे हो तो राष्ट्रपति इसको क्षमा कर देता है। लेकिन याद रहे, जो राष्ट्रपति को दया याचिका कोई भी एक बार दे सकता है। अगर राष्ट्रपति ने एक बार मना कर दिया तो दोबारा उसके पास दया याचिका नहीं जा सकती, और वो भी दया याचिका लिखित रूप से जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता वो। ओके, इसके बाद आता है लघुकरण। इसमें राष्ट्रपति सजा का रूप बदल देता है। मान लो सजा मिली है उसको फांसी की, तो सजा बदल के कर दिया उम्र कैद। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट परिहार। इसमें राष्ट्रपति सजा का रूप बदले बिना सजा की अवधि कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा मिली है तो राष्ट्रपति उसमें से 5 साल घटाकर 15-10 कर सकता है। इसमें सजा की अवधि यानी काल कम कर देते हैं। ओके, इसके बाद आता है विराम। शारीरिक अपंग और गर्भावस्था में महिलाओं को राष्ट्रपति सजा से विराम दे सकते हैं। कुछ लोग बूढ़े होते हैं, शारीरिक विकलांग होते हैं, अपंग होते हैं, या महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, तो ऐसे में उनको सजा से विराम मिल सकता है। किसके तहत? विराम क्षमादान की पावर के तहत। ओके, इसके बाद आता है प्रविलंबन। इसमें राष्ट्रपति किसी भी मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाने से मतलब है कि किसी को मौत की सजा मिली है, उसको कुछ दिन का वक्त और दे देता है ताकि वो अपने आप को इस सजा से बचा सके, अपने आप को सही सच्चा साबित कर सके। लेकिन ये अस्थायी तौर पर होता है, कुछ समय बाद अगर वो साबित नहीं कर पाता तो उसको वो सजा मिल जाती है। नोट, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पे समाधान लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे क्षमादान होना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लेना। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर है। इसके पास क्या क्या फाइनेंशियल पावर है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। धन विधेयक को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। इसीलिए जब धन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देता है तो बाद में जब बिल पास होकर उसके पास साइन के लिए जाता है तो उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसी ने पहले परमिशन दी है। आर्टिकल 280, राष्ट्रपति राज्य और केंद्र के बीच टैक्स के बंटवारे के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है। जो भी टैक्स वगैरह आता है वो केंद्र और राज्य में बराबर रूप से कैसे बटेगा, इसके लिए वो एक वित्त आयोग का फॉर्मेशन यानी गठन कर सकता है, एक वित्त आयोग हर 5 साल के लिए। आर्टिकल 112, राष्ट्रपति हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को संसद में के सामने रखता है। पहला बजट जो होता है, बजट सत्र होता है जो संसद का, उसमें राष्ट्रपति ही पहला जब संबोधन करते हैं तो वो एनुअल फाइनेंशियल बजट को संसद के सदनों के सामने रखते हैं कि भाई ये बजट है इस टाइम का। ठीक है। आर्टिकल 267,
आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। कंटिजेंसी फंड होता है एक होता है संचित निधि। जब संसद चल रही होती है तो संचित निधि के द्वारा सरकार पैसा निकाल लेती है, लेकिन संसद जब बंद होती है और उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर आकस्मिक निधि से पैसे निकाल सकती है। तो ये फाइनेंशियल पावर राष्ट्रपति के पास है, पूछ सकता है वो। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेना, जल थल वायु का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति करता है। तीनों सैनिक कमांडरों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति किसी देश की युद्ध की घोषणा और समाप्ति करता है। राष्ट्रपति किसी देश से युद्ध की, फॉर एग्जांपल अगर हमारा पाकिस्तान से कभी युद्ध हो गया तो राष्ट्रपति ही उस युद्ध की घोषणा करेगा, और खत्म होने वाला है युद्ध तो राष्ट्रपति बताएगा कि युद्ध खत्म होने वाला है। ये पावर राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्ति में आती है। अब इसके बाद राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति यानी डिप्लोमेटिक पावर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, इसको ध्यान से देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संधियां यानी इंटरनेशनल ट्रीटीज और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल मंच पर राष्ट्रपति ही करते हैं। किसी देश में राजदूत और उच्च आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारे देश से जाते हैं ना हर देश के लिए एमएनसी में राजदूत, तो वो कौन भेजता है? राष्ट्रपति भेजते हैं। और किसी अन्य देश से राजदूत या उच्च आयुक्त का स्वागत यानी वेलकम भी हमारे देश के राष्ट्रपति ही करते हैं, उनकी डिप्लोमेटिक पावर है। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये लास्ट शक्ति हैं, इसको ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं बताऊंगा बस कि कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं। इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा एंड में, जब हमारी पॉलिटी पूरी ढंग से खत्म हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति है। जब भी लगे कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो 352 के तहत लग जाएगा। आर्टिकल 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति। कभी कभी तुम देखते हो दंगे फसाद, आंतरिक गृहयुद्ध की स्थिति आ जाती है, तो सिविल वॉर की स्थिति आ जाती है, तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है बहुत जगहों पर। ठीक है, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, पैसों से संबंधित आपातकाल जब आ जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो राष्ट्रपति द्वारा ही लगाई जाती है। तो आई होप आपको राष्ट्रपति की सारी शक्तियां ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। बिल्कुल अच्छे से इसको समझाया गया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है। आप उसको वहाँ पे अपना कमेंट करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। वीडियो लगातार आती रहेगी, चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए और सपोर्ट करिए मिशन केवीएस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।